Okay, so the paper that we shall be attempting right now is the Summer 2025 Paper 2 Variant 3. So the first question states, Ranunculus is a group, genus of dicotyledonous plants that includes more than 1600 species. Figure 1.1 is a photomicrograph of a transverse section through part of a root of a ranunculus species. Pardon my pronunciation, please. Name the cells labeled A and B in figure 1.1. So if we look at A is basically referring to one of the cells of the endodermis क्योंकि हमारे पास they've labeled phloem for us. So ये अगर हमारे पास phloem है, this is a dicotyledonous root. So this X-shaped or star-shaped structure in the middle of the root is your xylem. So this is your xylem and this would be your phloem. And हमारे पास क्या कहते हैं, we know that in our root xylem और phloem से पहले endodermis की layer होती है. So A would be your endodermal cell and B would be your xylem vessel element. ठीक है. So आप लोग इसको क्या कहते हैं, they're asking you to label the cells. Xylem जो है ना, xylem का जो word है, that suggests a tissue. Xylem हमारे पास एक group of xylem vessel elements को हम बुलाते हैं. So xylem is a tissue, it is not a cell. So if you had written only xylem, you wouldn't have gotten your marks, although आपकी बात बिल्कुल सही होती. लेकिन क्योंकि वो सेल का नाम पूछ रहे हैं तो आप सेल नहीं लिखो, आप क्या कहते हैं, xylem खाली नहीं लिखोगे. आप क्या कहते हैं, what do you say, xylem as an element लिखोगे, because यहाँ पर they're only pointing to the single cell which is making up your entire xylem. And अगर वो क्या कहते हैं, ये पूछ लेते that name the cells which make up the tissue एंड वो टिश्यू लेबल कर देते हैं आपका ये पूरा जो स्टार शेप्ड चीज है, तो फिर आप जाइलम वेसल एलिमेंट लिखते हैं. सो आप देख लेना कि वो आपसे सेल्स का पूछ रहे हैं या फिर टिश्यू का पूछ रहे हैं. इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट सेल्स, you would write xylem vessel element. If they'll ask you about the tissue, then you would write only xylem. ठीक है. या इन रूट आपका जो ये सेंटर में स्टार शेप या एक्स शेप स्पीसी होती है, इसको हम क्या बुलाते हैं, ये हमारी जाइलम ही होती है हमेशा. एंड अगर आप उसको भी लेकर कंफ्यूज हो तो आपको क्या कहते हैं, फ्रॉम द डार्क और यू कैन से थिक वॉल्स एंड द वाइड ल्यूमन कंपेयर टू द फ्लोम, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये जाइलम वेसल एलिमेंट है, क्योंकि जाइलम वेसल एलिमेंट्स आर हैव अ थिकर वॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्नन एंड दे हैव अ वाइडर ल्यूमन इन कंपैरिजन टू द फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट. Acha, the procambium tissue shown in figure 1.1 consists of stem cells, suggest a role of the procambium tissue in the roots of this plant. Now, this is the sole reason why I chose to do this paper with you guys, because इससे पहले कैम्ब्रिज ने कभी भी कैम्बियम या प्रोकैम्बियम टिश्यूज के हवाले से कोई सवाल नहीं किया था. अच्छा, हमारे पास कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सेल जिससे हमारे पास आपके जाइलम और फ्लोम डेवलप होते हैं. सो बेसिकली कैम्बियम, आपको कैम्बियम की जो सेल्स हैं, इसको हम वास्कुलर कैम्बियम भी कभी कभार बुलाते हैं. कैम्बियम के जो सेल्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन आवर जाइलम और फ्लोम वाला रीजन. जाइलम और फ्लोम के बीच में हमारे पास क्या कहती हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है. सो जो प्रो कैम्बियम होता है ना, प्रो कैम्बियम, प्रोकैम्बियम हमारे पास वो सेल्स होती हैं जिनसे हमारे जाइलम और वेसल बन सकता है, जाइलम और फ्लोम बन सकते हैं. प्रोकैम्बियम इज समथिंग लाइक योर बोन मैरो स्टेम सेल्स. इसको इस एनालॉजी से याद कर लो. जिस तरह से हमारे पास जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स होते हैं ना, बोन मैरो के स्टेम सेल्स से आपके हर तरह के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बनती हैं. सिमिलरली आपका जो प्रोकैम्बियम होता है ना, उससे आपके वास्कुलर बंडल्स के सेल्स बनते हैं. तो आपकी जो जाइलम वेसल के सेल्स हो गए, आपके जो फ्लोम वेसल्स के सेल हो गए. सो द प्रोकैम्बियम स्टेम सेल्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर mitotically dividing and differentiating into vascular tissues.
या लेट्स से, क्योंकि इससे पहले कभी भी कैम्ब्रिज ने प्रो कैम्बियम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, या हमारे पास क्या कहते हैं प्रो कैम्बियम का हमें पता ही नहीं था बिफोर दिस पेपर, एंड अगेन इट इज अ सजेस्ट क्वेश्चन, सो यूजुअली सजेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं they are about stuff that you haven't explicitly studied in your syllabus. लेकिन आपने स्टेम सेल्स पढ़े हैं, एंड आप देख सकते हो कि जो प्रोकैम्बियम टिश्यूज हैं, दे आर प्रेजेंट नियर योर जाइलम वेसल एंड योर फ्लोम वेसल. सो अगर हमारे पास स्टेम सेल्स हैं जो कि आपके वास्कुलर बंडल्स के करीब प्रेजेंट है, तो अगर आप कुछ भी ना लिखते, आप सिर्फ ये लिखते थे दैट दे डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, तो आपको उस पर भी क्या कहती हैं मार्क्स मिल जाते हैं, बिकॉज आप जो क्लोजेस्ट चीज आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रही है टू योर सिलेबस, इट इज द नेम ऑफ, इट इज द टर्म स्टेम सेल. सो अगर आप खाली डिवाइड एंड डिफरेंशिएट लिख देते, तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं दैट द प्रोकैम्बियम टिश्यू divide, or the cells in the procambium tissue divide and differentiate into other cell types. Is this clear? Any questions, any ambiguity? Do you want me to go over this again? Yes, Eamon. Of these two, of procambium tissues, पूछ रहे हो Eamon? Okay. Procambium is a tissue containing stem cells which can divide and differentiate into vascular tissues, or you can say vascular cells. तो यहाँ पर भी आप ये लिखोगे इनका रोल, दैट some species in the Ranunculus genus are xerophytes. State and explain two adaptations of the leaves of xerophytic plants that reduce water loss. तो हमें leaves के respect से xerophytes की, जो हमारे पास वो अभी कहते हैं, और plants होते हैं जो कि dry, arid या less water वाले regions में survive करते हैं, उनकी कोई दो adaptations with respect to their leaves लिखनी होती है. So yes, one of the adaptation is the sunken stomata. What the sunken stomata does is that it traps moist air, resulting in a decrease in the water vapor gradient. Due to this, less water is lost via transpiration. Another adaptation could be a thick waxy cuticle, or you can say needle shaped leaves होती हैं. नीडल शेप लीव्स की अगर हम बात करेंगे, तो नीडल शेप लीव्स का जो क्या कहते हैं ओवरऑल सरफेस एरिया होता है, दैट इज लेस, सो उनके थ्रू भी हमारे पास लेस वाटर लॉस होगा. या फिर आप बात कर सकते हो दैट इट हैज अ थिक वैक्सी क्यूटिकल व्हिच बेसिकली इंक्रीजेस द डिफ्यूजन डिस्टेंस, and due to this less water is lost via transpiration. So you can write whatever suits you. I'm going to write about thick waxy cuticle. The diffusion distance. Yes, Eamon, is there a question?
Trichomes, those are called trichomes. You can totally write about trichomes. Trichomes की भी जो आपकी explanation होगी वो यही होगी that they trap moisture, resulting in a decrease in your what do you say? Water vapor gradient. No, you cannot write about the roots over here, Eamon, because they're strictly asking you to write the adaptations of the leaves of the xerophytic plants. So हमें सिर्फ leaves के aspect से क्या कहते हैं adaptations देखनी है, right? That's the key word over here. Just be mindful, just underline what the examiner is asking you to avoid mistakes like these. Bees are insects that produce venom as a means of self-defense. Melittin is a polypeptide present in the venom of bees. So bees have venom. Venom is basically a sub venom हम उस चीज को कहते हैं जो कि poisonous हो सकता है या harmful हो सकता है किसी और organism के लिए जिसको bees जो है bite करें. So venom is a poisonous substance which bees have. Okay, I'll show the previous question. So bees basically have venom. Venom के अंदर एक polypeptide होता है उसको melittin बुलाते हैं. Lysine is one of the amino acids present in melittin. So हमारे पास melittin is a polypeptide. उस polypeptide में एक amino acid होता है lysine. Figure 2.1 shows an incomplete diagram of the structure of lysine. State the number of carbon atoms in the R group of lysine. So over here हमारे पास अगर आप देखो ये कार्बन है ठीक है और आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं क्या नजर नहीं आ रहा आपको कार्बन डबल बॉन्ड ओएच नजर नहीं आ रहा ठीक है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास सेंट्रल कार्बन क्या है अच्छा बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कहीं ये तो सेंट्रल कार्बन नहीं अब हमेशा याद रखना कि जो आपका सेंट्रल कार्बन होता है ना एक अमीनो एसिड का उससे तीन चीजें हमेशा बॉन्डेड होंगी हाइड्रोजन हमेशा बॉन्डेड होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच हमेशा बॉन्डेड होगा और उससे क्या कहते हैं NH2 हमेशा बॉन्डेड होगा ये चीजें लाजमी आपके सेंट्रल कार्बन से बॉन्डेड होंगी और उसके अलावा आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है वो क्या होगा वो आपका R ग्रुप होगा Now if we look over here हमें कंफ्यूजन क्या है टॉप वाला सेंट्रल कार्बन होगा या बॉटम वाला सेंट्रल कार्बन होगा सो अगर मैं बॉटम वाले सेंट्रल कार्बन को देखूं यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन क्यों हो रही होगी आइडेंटिफिकेशन में वो इसलिए हो रही होगी कि यहाँ पे आपको अमीन ग्रुप दिखाई दे रहा होगा सो यू वुड बी लाइक कि ओ क्या पता ये हमारा सेंट्रल कार्बन है और ये सेंट्रल कार्बन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप देखो ये जो कार्बन है इसकी जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट है एक एंड से जो है वो इस सबसे बॉन्डेड है एक एंड से वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है एक एंड से वो अमीन के साथ बॉन्डेड है और एक एंड से क्या कहती हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो कहीं पर भी आपका ये वाला जो कार्बन है सबसे नीचे वाला ये कार्बन क्या कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड हो ही नहीं पाएगा सो अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड नहीं है तो ये आपका सेंट्रल कार्बन नहीं है सो दिस एंटायर थिंग इज बेसिकली योर आर ग्रुप ये आपके पास क्या है ये आपका आर ग्रुप है सही है State the number of carbon atoms in the R group of lysine. So we have 1, 2, 3, and 4 R groups of the in the R group of the lysine. So we have 4 carbon atoms in total. Complete the diagram of the structure of lysine in figure 2.1. तो हमारे पास जो central carbon है उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे R group अटैच्ड है मिसिंग क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और हमारा अमीन ग्रुप Descriptions of the structure of melittin are shown in table 2.1. Complete table 2.1 by writing the level of protein structure that applies to each description. So the first description is, in some conditions, 4 melittin polypeptides can bind to each other. What's this level of protein structure, guys? Quaternary. Correct. This is basically your quaternary structure.
A melatonin polypeptide consists of a sequence of 26 amino acids, so this would be your primary structure. Alpha helices are formed at each end of a melatonin polypeptide. This would be your secondary structure. When a bee stings a person, venom enters the body. Melatonin in the venom interacts with cell surface membranes of the body cells, as shown in figure 2.1. Outline how melatonin affects the structure of a cell surface membrane, as shown in figure 2.2. This is basically your melatonin. ये सब आपका melatonin है. ये जो melatonin है ये जाके इंटरैक्ट करता है हमारे सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स के साथ. देयर सेइंग कि जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि मेलेटिन किस तरह से अफेक्ट कर रहा है सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स को, आप वो आउटलाइन करें. सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर? क्या हो रहा है? हाउ कैन यू से मेलेटिन इज वाटर लविंग, इकरा? व्हाट मेक्स यू से मेलेटिन इज वाटर लविंग? It's creating a channel structure. ठीक है, we can say that. But सबसे पहली चीज हो क्या रही है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन जो है, जो ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसको क्या हो रहा है? क्या इस वाली डायग्राम में आपकी फॉस्फोलिपिड्स के अरेंजमेंट और इस वाली डायग्राम की फॉस्फोलिपिड अरेंजमेंट से आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? और अगर फर्क दिखाई दे रहा है तो क्या फर्क दिखाई दे रहा है? व्हाट्स द डिफरेंस? The bilayer is not breaking into two because bilayer अभी भी वही है 1 and 2. The bilayer is there, but हमारे पास basically एक gap create हो रहा है, एक porous सा structure create हो रहा है, या हमारे पास एक opening create हो रही है. तो सबसे पहले मेलेटिन क्या कर रहा है? मेलेटिन सबसे पहले जाकर आपका एक गैप क्रिएट कर रहा है, एंड उस गैप का जो गैप क्रिएट कर रहा है वो क्या कहते हैं, हमारे पास आपकी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की पैकेजिंग है उसको डिसरप्ट कर रहा है, या आपकी फॉस्फोलिपिड की जो क्लोजनेस है उसमें एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है. इज दैट सो? राइट. अच्छा, आई सॉ द वर्ड रिएक्शन. हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में देयर हैज टू बी अ रिएक्टेंट एंड द रिएक्टेंट शुड हैव अ प्रोडक्ट. सो यहाँ पर हमें कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है. देयर इज नो रिएक्टेंट, देयर इज नो प्रोडक्ट, सो वी आर नॉट श्योर कि कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा. हमें जो सिर्फ फिगर में दिखाई दे रहा है, वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है. हाउ इज इट रिएक्टिंग विद द टेल्स? इंटरैक्शन एंड रिएक्शन आर टू डिफरेंट वर्ड्स. एंड अगर वो टेल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो वाटर लविंग नहीं होगा, वो वाटर हीटिंग होगा, बिकॉज हमारे पास जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती है ना. They're non-polar. So if anything is interacting with the phospholipid tails, that section has to be hydrophobic and it is also interacting with your phosphate heads. ठीक है. तो ये दोनों के साथ आपके पास क्या कहते हैं इंटरैक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा. So we would say the melatonin. The question is basically asking us to describe this image. It's like asking you, yeah, outline how melatonin affects the structure of a cell surface membrane as shown in figure 2.2. Figure 2.2 में किस तरह से मेलेटिन आपकी cell surface membrane के structure को affect कर रहा है, आपने वो लिखना है. So it's like a picture description that you have to give. It's a past paper question even, so yes, it has been asked.
Yeah, we're only describing the image. Cells that have been affected by melittin break down into cell fragments. These cell fragments are taken in by phagocytes for further breakdown. Describe the process by which phagocytes take in and break down these cell fragments. So basically, they're telling कि वो cell कहते हैं. Okay, sure, I can show you the answer. So the next part, they're telling us कि वो cells जिनको क्या कहते हैं militant जिनकी cell surface membrane को affect कर देता है वो basically क्या कहते हैं eventually break down कर जाती हैं into cell fragments और इन cell fragments को further आपके जो phagocytes हैं वो क्या कहते हैं break down कर रहे होते हैं. Describe the process by which phagocytes take in and break down these cell fragments. तो हमारे पास basically phagocytes क्या करता है phagocytes जो है वो phagocytosis करता है. They would surround the fragments and engulf them via phagocytosis. फिर phagocytosis के बाद क्या होता है phagocytosis के बाद आपके पास जो lysosomes हैं the lysosomes would fuse with your phagocytic vesicle, and once they fuse with the phagocytic vesicle they would release the hydrolytic enzymes inside the phagocytic vesicle, and those enzymes would further digest or break down your fragments, and that's how your phagocyte would further break down these cell fragments. So the phagocyte would engulf the cell fragments via phagocytosis. The lysosomes would fuse so the lysosomes would now release their enzymes. Yes, Eamon, is your question? Phagolytic vesicle. No, there is no such word as phagolytic vesicle. Phagocytic vesicle बिल्कुल भी ला सकते हैं. You can call it a phagocytic vesicle, phagocytic vacuole. ठीक है, that's acceptable. But there's no such word as phagolytic. It's either a phagosome, a phagocytic vesicle can be called a phagosome, and the fusion of lysosome with the phagosome is called phagolysosome. ठीक है? But there is no such thing as phagolytic. Any questions clear so far? Are we good? Okay. Staphylococcus epidermidis is a species of bacterium that lives on human skin. मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि हमारी जो पूरी skin है, it is covered with a layer of bacteria. इसको हम flora of the skin भी बुलाते हैं. इसका जो scientific नाम है वो होता है Staphylococcus epidermidis. वो हमारे skin की epidermis को cover किया हुआ होता है. It lives on our skin. Staphylococcus aureus is a pathogenic bacterium that can infect humans.
So Staphylococcus epidermidis is basically a good bacteria because वो हमारे साथ एक mutualistic symbiotic relationship में रह रहा होता है. But Staphylococcus aureus is a pathogenic bacterium that can infect humans. S. epidermidis and S. aureus are prokaryotes. Table 3.1 shows some cell features that could apply to typical prokaryotic cells or to typical eukaryotic cells or to both types of cells. Complete table 3.1 by using a tick if the feature applies to the type of cell, or a cross if the feature does not apply to the type of cell. Put a tick or a cross in every box. Circular DNA. Circular DNA is present in prokaryotic cells as well as in eukaryotic cells. Why? Because eukaryotic cells have mitochondria, they have chloroplasts, and in those organelles, circular DNA is present. So we'll put a tick in both the boxes. ADS ribosomes are not present in both ICRA. ADS ribosomes are only present in eukaryotic cells. आपके prokaryotic cells में, आपके mitochondria में, आपके chloroplasts में सिर्फ और सिर्फ 70S ribosomes present होती हैं. 80S ribosomes are not found in your prokaryotic cells, in your mitochondria, in your chloroplasts. A cell diameter of 20 micrometers. हमारे पास जो average size होता है prokaryotic cell का, that is 0.5 micrometers to 5 micrometers. So, हमारे पास क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज इज दिस ऑब्वियसली दैट इज नॉट समथिंग ये सेल डायमीटर आपका 20 माइक्रोमीटर्स वाला प्रोकैरियोटिक सेल्स का नहीं होगा यूकैरियोटिक सेल्स का होगा Amma, for your question, do we have mitochondria and do we have chloroplasts in eukaryotic cells? माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट होता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है सो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है और इन दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर सर्कुलर डीएनए है सो इफ वी लुक एट अ यूकैरियोटिक सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वुड वी सी अ सर्कुलर डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट that's why circular DNA is present in eukaryotic cells as well यहाँ पर अगर 80S राइबोसोम नहीं होता 70S राइबोसोम होता तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों उसमें क्या कहते हैं टिक्स आते हैं दोनों बॉक्सेस में वाई क्योंकि 70S राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट्स में होती हैं और आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है सो व्हेनेवर यू आर फिलिंग इन दिस टेबल प्लीज मेक श्योर कि यूकैरियोटिक सेल्स में आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके फीचर जो हैं सिमिलर होते हैं टू अ बैक्टीरियल सेल सो इफ दे आर प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल का कोई फीचर आपको लगे कि नहीं ये तो खाली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है सो डू मेक श्योर कि वो प्रोकैरियोटिक सेल का जो फीचर है क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है कि नहीं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता पेप्टाइडोग्लाइकन अब पेप्टाइडोग्लाइकन खाली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होगा बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल्स राइट सो जस्ट बी वेरी श्योर कि आपकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के साथ ओवरलैप करती हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओवरलैप नहीं करती सो प्लीज यूकैरियोटिक सेल के आगे जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए चाहे P2 में आए P1 में आए यूकैरियोटिक सेल के आगे एक एरो बना के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लिख देना टू सी कि क्या ये फीचर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है कि नहीं क्योंकि अगर उनमें प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिकली वो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और अगर उनमें एब्सेंट है और ओवरऑल यूकैरियोटिक फीचर है ही नहीं तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं म्यूसिन इज बेसिकली आपका म्यूसिन कह रहे हो या म्यूरिन कह रहे हो आई थिंक सो यू आर ट्राइंग टू राइट म्यूरिन Yeah, murin is basically another name of peptidoglycan. So peptidoglycan is just another name of murin. Mucin जो है, that is basically a polypeptide which is released by goblet cells. So mucin फर्क होता है, murin अलग होता है. Murin is just another name of the peptidoglycan cell wall. And mucin is basically the glycoprotein released by your goblet cells. ठीक है? एंड ऑब्वियसली म्यूसिन आपका यहाँ पर होगा नहीं फीचर में क्योंकि म्यूसिन तो खाली आपके गॉबलेट सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं ना इट्स ग्लाइकोप्रोटीन इट इज नॉट एन ऑर्गेनेल देखो डर लगना बहुत नेचुरल चीज है एंड आई वुड ऑलवेज से कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मेस अप द पेपर बिकॉज दे आर ईदर पैनिकिंग or they're not reading the questions properly
or they're just really overwhelmed. I would always say that टाइम बहुत होता है बायो के पेपर के लिए टाइम बहुत होता है टाइम इज नॉट एन इशू इन बायो पेपर ठीक है 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होता है इट इज एम्पल टाइम आपका पेपर आराम से क्या कहते हैं 55 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है ठीक है um, देखो एनालिटिकल पेपर हो सकता है बिल्कुल एनालिटिकल पेपर हो सकता है हमने जो मार्च वाला पेपर किया था उसके देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो थे ना वो खाली एनालिटिकल थे उसके बाकी के 4 क्वेश्चंस वर इजी पीजी तो आपका जो पूरा ऐसा नहीं होगा कि आपका 60 में से 60 मार्क्स एनालिटिकल हो ठीक है दैट्स नॉट गोना हैपन आपके 2 क्वेश्चंस चैलेंजिंग हो सकते हैं बाकी के 4 क्वेश्चंस आसान होंगे बहुत आपका एग्जामिनर जालिम हुआ 3 क्वेश्चंस चैलेंजिंग होंगे 3 क्वेश्चंस आसान होंगे सो जस्ट बी वेरी आराम से सवाल पढ़ना है अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है हम सवाल पढ़ते हैं और ठक से आंसर लिख देते हैं हम सोचते नहीं है ठीक है so basically I would always say be very जितनी पीसफुली पेपर कर सकते हो पीसफुली पेपर करो बिकॉज ज्यादातर चीजें आप मैसअप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी तैयारी बुरी होती है आप इसलिए मैसअप करते हो क्योंकि आप आराम से पेपर सॉल्व नहीं कर रहे होते आप पढ़ के पेपर सॉल्व नहीं कर रहे होते can I make a comeback in P1 and P? That's a very slim chance because P1 and P3 इतना आपके grade को affect नहीं. P1, P3, P5 does not affect your grade as much as P2 and P4 do. So your P2 and P4 should be really good for you to get a good grade in biology. And as far as A के लिए कितना aim करना है 55 अब 55 is a very high threshold इतना high threshold मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा एंड ऑल्सो थ्रेशोल्ड और मार्क्स आर अप टू यू आपको नहीं पता कि कल जब आप पेपर सॉरी परसों आप जब पेपर दोगे तो आपके कितने मार्क्स आएंगे सो मार्क्स शुड नॉट बी योर एम द पेपर शुड बी योर एम कि मुझे एक अच्छा पेपर देना है मार्क्स तो बहुत बात की चीज है ना यू जस्ट नीड टू नो दैट आप जो पेपर दे रहे हो आप हर सवाल को अपना मैक्सिमम बेस्ट दे रहे हो ऐसी कोई चीज आपका एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा जो आपने नहीं पढ़ी हुई होगी एनीथिंग दैट योर एग्जामिनर इज गोना आस्क आप कहीं ना कहीं से उसको अपने सिलेबस से रिलेट कर सकते होगे कोई हिंट कोई क्लू क्या कहते हैं व्हाटएवर डिडंट स्टडी सम अब उसका तो मेरे पास क्या कहते हैं जवाब नहीं है इफ यू हैवंट स्टडीड चैप्टर 11 study it tomorrow or today because how are you gonna have another class today इवन हमारा 8 बज रहा है मुझे सोना भी होता है रात में तो क्या कहते हैं this is like our class. If you guys want a pep talk, I'll give you guys a pep talk tomorrow. I'm a very good at sending long podcasts, Niyam. I'm with you guys. I'm WhatsApp पे I will be available, but I would say कि क्या कहती हैं अभी हम पेपर कर लेते हैं उसके बाद जितनी मोटिवेशन चाहिए मैं दे दूंगी but then again you guys don't have to worry it's not the end of the world no exam is the end of the world and above everything I know marks matter a lot as a teacher, as a student, I know the grades you are gonna get, the marks that you're gonna get really matter a lot. But at the end of the day, Cambridge or your grades are not the end of the world. Um, because life goes on. ठीक है? The thing is that हर कोई जहां पर भी पहुंचा होता है ना लाइफ में ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं देखा होता या हाई नहीं देखा होता तो फिर अभी हम डाउनफॉल की बात करते ही नहीं है क्योंकि पेपर आप लोगों का अच्छा ही होगा क्योंकि इट्स नॉट दैट यू आर अनअवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर गोना कम इन द एग्जाम डे आफ्टर टुमारो पढ़ा हुआ है सबने ऐसा कोई भी इंसान है जैसे नहीं पढ़ा हुआ मतलब you guys are familiar with the syllabus content. I've uploaded the flash revision worksheet कह रही हूँ videos कह रही हूँ सो रात को क्या कहते हैं भले 1.5 की स्पीड पे लगाकर सुन लो उन वीडियोस को सुन लेना एंड गो ओवर द एलोस ऑनेस्टली मैंने खाली लास्ट के 3 या 4 चैप्टर्स रिवाइज किए थे अपने उससे पहले क्या कहते हैं नो डू नॉट स्टडी पूरी रात जाके बिकॉज पूरी रात जाके पेपर जब पढ़ोगे तो उसके बाद क्या कहते हैं उल्टा सीधा क्वेश्चंस पढ़ के आ जाओगे और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वाली जो छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर आपको टर्मिनोलॉजीज दे रहा है जिस चीज पर एम्फेसाइज कर रहा है दैट इज वेयर यू विल मेस अप सो डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ इन द नाइट यू नीड टू गिव योर ब्रेन अ रेस्ट ब्रेन एक ऑर्गन है ब्रेन एक मशीन है उसको रेस्ट दोगे वो तभी काम कर सकेगा नहीं दोगे मेसअप करवा देगा ठीक है यू डोंट हैव टू वरी गाइस डोंट वरी देखो अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट
bad preparation that messes up the exam. It's the fear of failure. You don't have to think about ये अगर सोच के जाओगे कि पेपर बुरा होगा या मुझे नहीं आता, ट्रस्ट मी पेपर बुरा होगा. एंड आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला आप लोगों को क्या कहते हैं बोलने का, बट आई ऑलवेज से टू देम कि इतना पढ़ा है तो अपने दिमाग को ये बता के जाओ दैट आई एम द बॉस हियर, आई एम द डैडी ओवर हियर, आई एम गोना एस दिस एग्जाम. फुल क्या कहते हैं अब्बू माइंडसेट के साथ जाओ. अब्बू को सब पता होता है, बाकी सबको किसी को कुछ नहीं पता. ठीक है. सो गो विद दैट माइंडसेट दैट यू आर गोना एस द एग्जाम. बिकॉज आधा आपका पेपर तभी अच्छा हो जाता है जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो. एंड इफ यू डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, आपने पूरा साल जाग जाग के पढ़ा हो, आपका पेपर अच्छा नहीं होगा. सो कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट रियली मैटर्स. एंड टेक्निकली मैं बार बार कह रही हूँ, डू नॉट रश इनटू द एग्जाम, डू नॉट रश इनटू द पेपर. ट्रेन नहीं छूट रही, पेपर से 15-20 मिनट पहले जाना. ठीक है. आराम से फील योर फीट ऑन द ग्राउंड, पानी लेकर जाना अच्छा खासा, क्या कहते हैं पानी पीना, अपने आप को काम डाउन करना. पानी एक नेचुरल मूड स्टेबलाइजर होता है. ठीक है. आपके जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, इनको शदीद मूड स्विंग्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं जो एलिमेंट वाली दवा दी जाती है, वो एलिमेंट नेचुरली आपके पानी में प्रेजेंट होता है. पानी आपको बहुत ज्यादा काम डाउन करता है. तो बड़ी सी पानी की बोतल अपने साथ रखना. जब भी पैनिक हो रहा हो, जब भी क्या कहते हैं परेशानी हो रही हो, जस्ट ड्रिंक वाटर. टेल योर सेल्फ हो जाएगा, निकाल लेंगे. ठीक है. यू डू नॉट हैव टू बी एंशियस. ठीक है. एंजाइटी होगी, मैं ये नहीं कह रही एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी होगी, दैट्स नेचुरल, बट आपको उस एंजाइटी को मैनेज करना पड़ेगा. एंजाइटी को मैनेज नहीं करोगे, एंजाइटी वुड मेक योर पेपर गो डाउन द हिल. सो यू नीड टू टेल एंजाइटी कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, and I need to get a good grade. You need to shut up. So just give a shut up call to anxiety and let's come back to the paper. ठीक है. एस ऑरियस क्या था? एस ऑरियस हमारे पास था हमारा पैथोजन. दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया विच इज आवर पैथोजन. इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस थ्रू वुंड्स इन द स्किन. आपकी जब स्किन में ब्रेक्स हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, यानी आपकी स्किन जब ओपन हो जाती है, तो आपका जो ये पैथोजन है वो एंटर कर सकता है आपकी स्किन के अंदर. Population of S. aureus develop on human skin as part of a biofilm. The biofilm contains cells of S. aureus within a mixture of polymers that have been secreted by the cells. So आपके जो S. aureus हैं, they secrete some polymers, सही है, और उन polymers के अंदर आपके जो cells of S. aureus होती हैं, वो clustered होती हैं, वो cluttered होता है. So population of S. aureus develop on human skin as part of a biofilm. The biofilm contains cells of S. aureus within a mixture of polymers that have been secreted by the cells. तो यही cells a mixture of polymers को secrete करते हैं. वो mixture of polymers जो है एक तरह की बाउंड्री क्रिएट कर लेता है, और उस बाउंड्री के अंदर आपके पास जो सेल्स होते हैं एस ऑरियस के, वो प्रेजेंट होता है. एस एपिडर्माइडस. एस एपिडर्माइडस आपका गुड बैक्टीरिया, ये आपकी स्किन पर रहता है. दिस इज प्रेजेंट ऑन योर स्किन. ठीक है. S. epidermidis produces a protease enzyme that prevents the growth of S. aureus populations on human skin. Protease catalyzes the breakdown of proteins. Figure 3.1 is a diagram showing populations of S. epidermidis and S. aureus on human skin cells. Suggest and explain how the protease produced by S. epidermidis cells prevents the growth of an S. aureus population on human skin. हमें बताना है कि जो ये हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारी स्किन पर प्रेजेंट है, एस एपिडर्माइडस, वो जो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं प्रोटीएज, वो किस तरह से इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रही है. यस हेमन, इज देयर अ क्वेश्चन? जी. ओके, आई एक्सप्लेन अगेन. हमारे पास एस एपिडर्माइडस हमारे नॉर्मल गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी स्किन को कवर किए हुए होते हैं. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है. उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया का नाम होता है एस ऑरियस, एंड वो हमारी क्या कहते हैं स्किन में जहां पर भी ब्रेक्स होंगे, जहां पर भी गैप्स क्रिएट होंगे, वुंड्स क्रिएट होंगे, उनके थ्रू वो एंटर कर जाएगा हमारी स्किन में टू इन्फेक्ट अस.
तो इसकी जो एस ऑरियस की पॉपुलेशन है इट कैन ग्रो ऑन आवर स्किन इन ऑर्डर टू वेट फॉर अ चांस कि जैसे ही स्किन पर कोई कट लगे, कोई वुंड हो, कोई भी ब्रेकेज हो, तो हमारे पास एस ऑरियस जो है वहीं से घुस जाए अंदर. सो एस ऑरियस ऑल्सो वांट्स टू स्टे ऑन द स्किन द वे एस एपिडर्माइडस स्टेज, ताकि एस ऑरियस को जहां मौका मिले, कोई उसको वुंड दिखे, कोई कट दिखे, वो उसके थ्रू एंटर कर जाए स्किन में. Now, S epidermidis are the good bacteria. वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो हमारी स्किन पे रहते हैं, वो हमारे साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में है. सो ये जो गुड बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि आपका जो एस ऑरियस है वो आपकी स्किन पर सस्टेन ना करे. क्योंकि अगर ये स्किन पर सस्टेन करेगा तो आपके पास जब भी स्किन में कोई कट लगेगा, कोई वुंड लगेगा, तो आपका एस ऑरियस फॉरन से उस वुंड के थ्रू एंटर कर जाएगा आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपके बॉडी के अंदर. नाउ हमारे पास इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि किस तरह से हमारे पास जो एस ऑरियस की पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट करती है. जो हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एस ऑरियस है ना, वो एक बायोफिल्म क्या कहते हैं डेवलप कर लेती है ह्यूमन स्किन पे. अब बायोफिल्म क्या होती है? बायोफिल्म हमारे पास एक क्या कहते हैं, आप समझ लो, लेट्स से इट्स लाइक अ बाउंड्री. बायोफिल्म एक बाउंड्री होती है, ठीक है. एंड क्योंकि हमारे पास बायोफिल्म एज द नेम सजेस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनी होती है, सो इट्स बेसिकली अ कवरिंग, इट्स बेसिकली एन इनक्लोजिंग एरिया which is made up of your polymers. मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स से हमारे पास ये बायोफिल्म बनी हुई होती है, ठीक है. अब जब ये मिक्सचर ऑफ पॉलीमर से बायोफिल्म बनी होगी तो सवाल ये मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स आ कहाँ से रहे हैं जो ये बाउंड्री बना रहे हैं अराउंड द एस ऑरियस. सो ये जो पॉलीमर्स हैं ये यही एस ऑरियस के सेल सिक्रीट कर रहे होते हैं. दे आर सिक्रीटिंग दीज पॉलीमर्स एंड दीज पॉलीमर्स फॉर्म अ लेयर, अ बायोफिल्म, और उस लेयर के अंदर, उस बायोफिल्म के अंदर हमारे पास एस ऑरियस एग्जिस्ट करते हैं एज अ क्लस्टर, एज अ ग्रुप. Together, the cells exist in a layer or in a biofilm of polymers, and these polymers are secreted by the S aureus only. Is this now clear, Eamon? And to the rest of you, ये details समझ आ गई? Perfect. Now the question is, हमारे पास अब होता क्या है कि हम चाहते ये हैं, हम नहीं चाहते, हमारा जो अच्छा वाला बैक्टीरिया जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो चाहता ये है कि भाई ग्रोथ हो ही ना एस ऑरियस की. क्योंकि अगर ग्रोथ होगी, यानी हमारा एस ऑरियस हमारी स्किन पर एग्जिस्ट करेगा बायोफिल्म के अंदर, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इट कैन सीप इनसाइड आवर स्किन जब भी ब्रेकेज हो. सो एस एपिडर्माइडस क्या करता है, एस एपिडर्माइडस सिक्रीट करता है आपकी प्रोटीज एंजाइम को. इट सिक्रीट्स एन एंजाइम कॉल्ड द प्रोटीज. अब जब आपका क्या कहते हैं प्रोटीज एंजाइम सिक्रीट होती है, सो दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ एस ऑरियस. यानी कि ये जो प्रोटीज एंजाइम है जो एस एपिडर्माइडस सिक्रीट कर रहा है, इट इज बेसिकली stopping the growth of S aureus on our skin surface. प्रोटीज हमें पता है एक ऐसी एंजाइम होती है जो कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स करवाती है. Suggest and explain how the protease produced by S. epidermidis cells prevents the growth of an S. aureus population on human skin. ये जो एंजाइम है ये जब रिलीज होती है एस एपिडर्माइडस से, तो जितना भी एस ऑरियस की पॉपुलेशन सराउंडिंग ह्यूमन स्किन में होगी उसकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है, या वो ग्रो नहीं कर पाती, या जो वो प्रेजेंट होती है वो किल ऑफ हो जाती है. कैन यू गाइस सजेस्ट ऐसा ये एंजाइम प्रोटीज क्या कर रही होगी व्हिच इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एस ऑरियस? रीड दिस डिटेल अगेन एंड कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन. This question is more of a combination of infectious diseases and biological molecules. Okay, binds with S aureus to destroy it. But हमारे पास क्या कहते हैं, we have to connect the function of protease as well. तो protease क्या कर रही होगी? So one the S epidermidis binds to the allosteric side of the S aureus. S epidermidis एक सेल है, S aureus एक सेल है. Allosteric side तो हमारे पास एंजाइम में प्रेजेंट होती है ना.
So how are the two cells binding with one another is allosteric site? उनमें से दोनों में से कोई भी एंजाइम नहीं है, एंजाइम तो प्रोटीएज है, और ये प्रोटीएज कौन रिलीज कर रहा है? एस एपिडर्माइडस रिलीज कर रहा है। और वो जो एस एपिडर्माइडस से रिलीज हुई हुई प्रोटीएज है, इट इज स्टॉपिंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ एस ऑरियस पॉपुलेशन। और जो प्रोटीएज है ये ब्रेक डाउन करवा रही होती है प्रोटीन का। Then the question is suggest and explain how the protease produced by the S. epidermidis cells prevents the growth of an S. aureus population on human skin. Think of the role of the protease enzyme. उन्होंने protease enzyme का reaction बताया हुआ है, ठीक है? और आप ये डिटेल पढ़ो। जब आप ये डिटेल पढ़ोगे और प्रोटीज एंजाइम के रूल से कनेक्ट करोगे, आप लोग मुझे खुद ही आंसर बता दोगे। टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। Okay, so it's gonna destroy the coating, the biofilm. That's what you're saying, Eamon? हमारे पास जो ये कोटिंग थी ये पॉलीमर से बनी हुई होती थी। क्या हमारे पास प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं? Are proteins polymers? Can the mixture of polymers, which the biofilm is basically made up of, contain proteins? Is that a possibility? What do you guys think? Proteins polymers होते हैं कि नहीं होते? प्रोटीन्स हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। तो इस बायोफिल्म में मैंने बिल्कुल स्टार्ट में क्या बोला था कि बायोफिल्म में हमारे पास पॉलीमर्स हैं। बायोफिल्म में अगर पॉलीमर्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो हमारे पास एक पॉलीमर प्रोटीन भी हो सकता है। So one of the things that the enzyme would do is that it would break the proteins present in the biofilm. ये एक चीज हो सकती है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, अदर देन दैट ये उन प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन कर सकती है स्किन की सरफेस पर, विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया एस ऑरियस। हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो भूखे तो नहीं रहते ना, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल के सिंथेसिस के लिए पेप्टाइड्स चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, राइट? हमारे पास जो हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर है उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। So protein is a necessary nutritional factor or a necessary biological molecule for all living organisms. क्योंकि अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में क्या प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता? बिल्कुल बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्यों चाहिए होता है बैक्टीरिया को प्रोटीन? बैक्टीरिया को अपनी एंजाइम्स बनानी होती हैं। बैक्टीरिया की अपनी सेल सरफेस मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो चाहिए होते हैं बैक्टीरिया को। फिर बैक्टीरिया जो है उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। सो हमारे पास सबसे पहले तो वो जो बायोफिल्म में पॉलीमर्स प्रेजेंट है उनमें से प्रोटीन भी बिल्कुल एक पॉलीमर होगा, वो इसका ब्रेक डाउन करवाएगा, तो आपकी बायोफिल्म टूटेगी। देन हमारे पास जो प्रोटीएज है वो बेसिकली जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एस ऑरियस उनका ब्रेक डाउन करवाएगा। Similarly, the proteins present in the cell membrane of the S. aureus bacteria उनका ब्रेक डाउन करवाएगा, जिसकी वजह से सर्वाइवल या ग्रोथ ऑफ द एस ऑरियस पॉपुलेशन वुड बी प्रिवेंटेड, वुड बी स्टॉप्ड। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? वेरी गुड इवन, गुड जॉब। ओके, सो protease released by the S. epidermidis would break down proteins in the biofilm Yeah, sure. You guys can always unmute yourself. I've never had an issue with people unmuting themselves.
Next question. S. aureus can infect many tissues in the human body, included tissues in the gas exchange system. Describe the role of goblet cells in the protection of tissues in the trachea from infection by S. aureus. So हमारे पास goblet cells क्या करते हैं? Goblet cells basically produce a glycoprotein mucin, which makes up the mucus lining of our trachea. The mucus basically traps the pathogens from entering inside the cells of the gas exchange system. Another, we won't write about dirt over here because they're asking us how the mucus is basically protecting the trachea from infection by S. aureus. S. aureus is basically a bacteria, it's a pathogen. So हम with respect to pathogen answer करेंगे, not with respect to dust. सही है? Actually, mucin does not mix with water even. Mucin basically mixes with serous fluid, which is secreted by your mucus gland in your submucosa. So it doesn't mix with water, it mixes with a fluid, a watery fluid, लेकिन उसको हम serous fluid बुलाते हैं because वो exactly water नहीं होता. Okay. So goblet cells secrete the glycoprotein mucin, which makes up the mucus. Mucus is sticky in nature, preventing the S. aureus or you can say it traps the S. aureus, preventing it from entering the cells of gas exchange system. Is there anything important that I missed in the chat? Yeah, dirt can also get inside, but over here we won't answer with respect to dirt particles. We would answer with respect to basically pathogen because यहाँ पर बात हो रही है how the goblet cells are protecting the tissues in the trachea from infection by S. aureus. यहाँ पे हमारा जो subject है वो S. aureus है. That is why it is very important that we don't foreign से क्योंकि हमें आदत होती है कि ओ इसका तो ये काम है तो हम foreign से वही आंसर लिखते हैं जो हमारा memory में है. Don't do that. Take a moment, pause, read what your question is asking, and answer or format your answer according to the question's demand. Protein code wala question. This one. S. aureus cells can infect tissues by passing in between cells that line the lumen of the trachea. State the name of a cell type other than goblet cells that lines the lumen of the trachea. Not squamous epithelial cells. Squamous epithelial cells are only present in your alveoli. So आपका trachea हो गया, आपके bronchi हो गए, आपके जो bronchioles हो गए, इन तीनों का जो आपका वो है epithelium, it's basically pseudo stratified ciliated columnar epithelium. If you don't write pseudostratified, just write ciliated columnar epithelium. They're columnar cells, not squamous cells. Squamous cells are basically flat cells, and squamous cells are basically found in alveoli. So your alveoli has a squamous epithelium. Your other gas exchange airways, which are your trachea, bronchi, bronchioles, have columnar epithelium. So it's columnar is basically this shape of the cell. Squamous is basically this shape of the cell. So one is a column-like shape of the cell and the other is a flattened shape. So the flattened epithelium is the squamous epithelium found in the alveoli. In trachea, bronchi, and bronchioles, you have
columnar epithelium. So we say ciliated columnar epithelial cells. If you only write stable, that be wrong. अच्छा ये ना सारा कुछ मार्क स्कीम्स में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं खाली ciliated, कुछ मार्क स्कीम में वो रिजेक्ट कर देते हैं. So I would always say write ciliated epithelium. Columnar ना भी लिखो, ciliated epithelium जरूर लिखो. Don't just write ciliated cells. ठीक है? Write ciliated epithelial cells. Because in some MS, they accept it, in some they do not. So do write both these words, ciliated and epithelium, क्योंकि देखो epithelial cells के अलावा भी कुछ बॉडी में ऐसे cells होते हैं जो कि ciliated हो सकती हैं. So your examiner wants you to use the ciliated and the epithelial words together because कोई भी cell ciliated हो सकता है regardless whether it's epithelial or not. Because cilia तो एक तरह से organelle है ना. So ciliated cell isn't exactly describing the type of cell because it is the epithelial cell which we're talking about. अच्छा जी, vancomycin and penicillin are antibiotics that are used to treat infectious diseases caused by S. aureus. Figure 3.2 shows the mechanism of action of vancomycin. अच्छा जी, तो ये हमारे पास vancomycin है. ये जो आपको किडनी जैसा बीन जैसा शेप नजर आ रहा है ग्रेइश सा, ये आपका vancomycin है. ये आपके पास बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या कहते हैं आपस में ये क्रॉस लिंक्स बना रहे हैं. सो दिस इज वन पेप्टाइडोग्लाइकन चेन, दिस इज अनदर पेप्टाइडोग्लाइकन चेन, और इन चेन्स के दरमियान क्या बन रही हैं आपकी कोवलेंट क्रॉस लिंक्स बन रही हैं. ये हमारे पास बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल सिंथेसिस होता हुआ दिखा रहे हैं. एंड दे आर शोइंग अस कि जो आपका वैंकोमाइसिन है, ये वाली चीज बीन शेप किडनी शेप चीज, ये जाकर कहाँ लग रही है, ये आपके पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल या पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स के साथ लग रही है. अब मुझे खुद बताओ, अगर हमारे पास वैंकोमाइसिन ये ड्रग जाकर लग जाएगा हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स के साथ, तो क्या हमारे पास क्या कहती हैं कोवलेंट क्रॉस लिंक्स बनेंगी बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स? वी डोंट अंडरस्टैंड द डायग्राम. हमारे पास basically do you know how the cell wall synthesis occurs in bacteria? Ikra, have you studied how penicillin acts against bacteria? Okay, so basically हमारे पास penicillin क्या कर दिया? Penicillin, okay, before anything else, I want all of you to write down the mode of action of penicillin because mode of action of penicillin आपके syllabus में है. I'm giving you guys 2 minutes. Tell me what penicillin does. Forget vancomycin for a second. मुझे बताओ penicillin क्या करती है? How does penicillin affect your bacteria? I'm going to grab myself some water. In the meanwhile, write the mode of action of penicillin in the chat box.
Okay, guys, I'm back after a short break. I really needed a water break. Actually, no, this is not the barrier, Ikra. It is your cell wall. It is your cell wall. पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बैरियर कब से होने लगी अच्छा it inhibits the cell wall synthesis it is used for bacteria because it has a cell wall stop making the cross link to having the string cell wall okay that is fine पेप्टाइडोग्लाइकन वॉल सिंथेसिस नहीं होती बट क्यों नहीं हो पाती ऐसी अब क्या करता है पेनिसिलिन कि हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता ये तो मुझे भी तो मैं भी बता के गई थी ना कि पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता पेनिसिलिन की वजह से लेकिन पेनिसिलिन क्या करती है किस चीज के साथ जाके बाइंड करती है पेनिसिलिन व्हाट इज द बाइंडिंग साइड ऑफ पेनिसिलिन prevents back yes it inhibits the enzyme transpeptidase very good Janal and Janal can you tell me what is the responsibility of the enzyme transpeptidase what does the enzyme transpeptidase do it kills the cell wall of the bacteria but how that you're right that it inhibits the enzyme transpeptidase. So that means that it binds to the transpeptidase enzymes. ठीक है transpeptidase से bind करता है but transpeptidase जो enzyme होती है it is the enzyme which is responsible for the formation of crosslinks. These crosslinks are formed by the enzyme transpeptidase. Very good, Eamon. So this is formed by transpeptidase enzyme. हमारे पास जो पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन द एंटीबायोटिक इज द competitive inhibitor ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज अगर हमारे पास पेनिसिलिन बाइंड करे ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ यानी कि फिर हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो फिर हमारे पास क्या होता है फॉर्मेशन of cross-links between peptidoglycan chains stops जिसकी वजह से cell wall synthesis नहीं होता is that correct anybody who disagrees with this piece of information तो हमारे पास पेनिसिलिन बाइंड कर रही है किसके साथ एक एंजाइम के साथ ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ दैट ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज क्रॉसलिंक्स बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स if that enzyme is inhibited, the formation of crosslinks between peptide to glycan chains would be inhibited, which means कि हमारे पास जो overall strength होगी हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल की वो स्ट्रेंथ कम होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो सेल वॉल है वो सही से बन नहीं पाएगी वो वीक होगी and it would eventually cause bacterial cell lysis. Bacterial cell burst हो जाएगा because cell wall weak होगी cell wall क्यों weak होगी crosslinks सही से नहीं बनी हुई होंगी Now, if you look at vancomycin, मैं इस सबको क्या कहते हैं नीचे शिफ्ट कर देती हूँ If we look at vancomycin, can you guys tell me vancomycin किस चीज से जाकर बाइंड कर रही है तो ये vancomycin एंटीबायोटिक है ये किससे जाकर बाइंड कर रही है द क्रॉसलिंक ही है दिस इज द क्रॉसलिंक क्रॉसलिंक बेसिकली हम बॉन्ड को कहते हैं ना क्रॉसलिंक ये है ये जो बॉन्ड बन रहा है ये आपकी क्रॉसलिंक है ये आपके पास बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन चेन कह लो या पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल कह लो सही है
पेप्टाइडोग्लाइकन का ये कंपोनेंट है, तो ये किससे जाकर बाइंड कर रही है? पेप्टाइडोग्लाइकन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रही है, या आप क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन चेन से बाइंड कर रही है, राइट? इज दैट करेक्ट? बिकॉज यहाँ पे देखो वो उसने डायग्राम में लिखा हुआ भी है पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट्स बीइंग एडेड टू पेप्टाइडोग्लाइकन चेन, तो आप इसको पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट भी कह सकते हो। सो वैंकोमाइसिन द एंटीबायोटिक इज बाइंडिंग टू द पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट, ठीक है, मैं इसको पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट ही बुलाता हूँ बिकॉज डायग्राम में इसको पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट बुलाया हुआ है। सो अगर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट से ये वैंकोमाइसिन जाकर बाइंड करेगी, तो क्या हमारे पास इनके दरमियान अब क्रॉस लिंक्स फॉर्म हो पाएंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? Would there be formation of the cross links or not? अगर वैंकोमाइसिन जाके कवर कर लेगी इन पेप्टाइडोग्लाइकन के पॉइंट्स को जहां से बॉन्डिंग हो रही है। नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तो कैन वी से दैट बोथ vancomycin and penicillin are stopping the formation of peptidoglycan crosslinks? इज दैट करेक्ट? कि दोनों की वजह से जो इवेंचुअल इफेक्ट है वो सेम है। पेनिसिलिन की वजह से भी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसलिंक्स नहीं हो पा रही, वैंकोमाइसिन की वजह से भी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसलिंक्स बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकन चेन नहीं हो पा रही। बट मोड ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंस है। पेनिसिलिन डिफरेंट है, पेनिसिलिन एंजाइम से बाइंड कर रही है, ट्रांसपेप्टाइडेज से बाइंड कर रही है, जबकि वैंकोमाइसिन आपके पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट से बाइंड कर रही है। सो हमारे पास क्या कहती है, दोनों का पाथवे डिफरेंट है या दोनों का स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट दोनों का सिमिलर है। Vancomycin and penicillin act on the cell wall of bacterial cells with reference to figure 3.2 describe the similarities and differences between the mechanism of action of vancomycin and the mechanism of action of penicillin। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया है, क्या समझ आ गया? किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन? सिमिलैरिटी क्या होगी? Prevent the formation of crosslinks in the peptidoglycan cell wall, prevent the formation of crosslinks between peptidoglycan chain in the cell wall. डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि हमारे पास जो पेनिसिलिन है वो किससे बाइंड करती है? पेनिसिलिन binds to the enzyme transpeptidase, whereas vancomycin binds to the peptidoglycan component. Some strains of S. aureus are resistant to vancomycin and penicillin. Describe the steps that can be taken to reduce the impact of antibiotic resistance. हम antibiotic resistance को कैसे कम कर सकती हैं? सबसे पहले तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक आप खत्म करें। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि आप एंटीबायोटिक सिर्फ तब लें व्हेन इट इज प्रिस्क्राइब टू यू, व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। यस, टोटली आपके पास क्या कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट योर एंटीबायोटिक कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय योर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। देन हमारे पास क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टॉप्ड। सिमिलरली हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं उनके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए ह्यूमन एंटीबायोटिक से। फिर हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूसली बनती रहनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो। So to overcome that, to overcome the impact of antibiotic resistance, we need to come up with newer antibiotics ताकि हमारे पास हम हर बैक्टीरियल बीमारी को कॉम्बैट करने के लिए केपेबल हो। So use
Antibiotic. Only when necessary or is prescribed by the doctor. And so also you shouldn't be using antibiotics for viral infections. आप ये भी लिख सकते हो. Class will end when this paper will end. Okay, we can have a break after this question. Do you guys want a break abhi or do you guys want a break after question number 4? I can give you guys a 10 minutes break then. Okay, after this, ठीक है. Abhi. Okay, okay, take a 10 minutes break. ठीक है. अब डिसाइड कर लो. आप मुझे पोल बताओ. Let me do a poll. After or now? जल्दी से. Janat, I think so you need to be a tiebreaker. Wait. Okay, Sarah is saying after, Eamon is saying after. Okay, Kira needs to go to the washroom. अब इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती. Okay, let's take a 10 minutes break, guys. Let's take a 10 minutes break. Those of you who want to stay और आप लोगों की कोई queries हैं, पूछ लो. I'm here. I'm not leaving. मैं recording pause कर देती हूँ. Please remind me to restart the recording. So question number 4 states lysosomes are membrane-bound organelles found in mammalian cells. Scientists measured the concentration of cholesterol in the membranes of lysosomes in a mammalian cell. Lysosomes हमारे पास membrane-bound organelles हैं. तो क्या कहते हैं उनकी भी phospholipid bilayer होता ही है. The concentration of cholesterol in the lysosomes membranes was found to be lower than the concentration in other membranes inside mammalian cells. तो हमारे पास जो phospholipid bilayer है lysosomal membrane की उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की concentration है that is less. So lysosomal membrane has low cholesterol. State how a lower concentration of cholesterol would make the properties of lysosome membranes different from other membranes and mammalian cells. Can you guys tell me what is the temperature in which mammalian cells survive? Yes, it will be more fluid. That's correct. But why would it be more fluid? It's 37. अगर सोचा जाए 37 डिग्री सेल्सियस कैसा लगता है आप लोगों को? गर्म लगता है, ठंडा लगता है? अगर मैं आप लोगों को 37 डिग्री सेल्सियस के रूम में छोड़ दूं तो गर्मी लगेगी कि सर्दी लगेगी? इट्स वार्म. कराची में आ जाओ तो आपके पसीने छूट जाएंगे, इतनी गर्मी लगती है. सो 37 कैन आई से इज अ हाई टेम्परेचर? इज देयर एनीबॉडी हु विल से 37 इज अ लो टेम्परेचर? कोई ऐसा है जिसको 37 ठंडा लगता हो? कोई भी ऐसा नहीं ना. सो हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पास मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती है, इज दैट हाई और इज दैट लो? व्हाट हैपेंस टू द फ्लूइडिटी और टू द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर? मतलब हमारे पास टेम्परेचर अगर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स हाई नहीं ज्यादा नहीं होगी. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स मूव ज्यादा कर रहे होंगे तो उनके दरमियान स्पेसिंग ज्यादा नहीं हो जाएगी?
स्पेसिंग बिटवीन फॉस्फोलिपिड, और अगर स्पेसिंग ज्यादा है तो फ्लूइडिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रेगुलेट, हाई टेम्परेचर पर भी और लो टेम्परेचर पर भी। हाई टेम्परेचर पे हमारी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि उस फ्लूइडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास बीच बीच में से फॉस्फोलिपिड्स के हट जाता है, सो दैट फॉस्फोलिपिड्स कैन कम क्लोज टुगेदर और जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाए। बट अगर हमारे पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो क्या हमारे पास इस हाई फ्लूइडिटी को कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट कर पाएगा या स्टेबलाइज कर पाएगा अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन? ओके, आई रिपीट। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हाई टेम्परेचर्स पर जब फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल उस फ्लूइडिटी को रेगुलेट करने के लिए फ्लूइडिटी को कम करता है। The question is asking us, state how a lower concentration of cholesterol would make the properties of lysosome membranes different from other membranes in a mammalian cells. अगर हमारे पास lower concentration of cholesterol है, तो क्या जो ये increased fluidity है वो stabilize हो पाएगी? अगर कम कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो क्या हमारे पास स्टेबिलिटी कम हो पाएगी? नॉट दैट मच, फ्लूइडिटी इतनी कम नहीं हो पाएगी because there is less cholesterol. Anybody who thinks otherwise? Is there anybody who thinks that the opposite is true? Are we all on the same page? So we would say that lower concentration of cholesterol makes the properties of lysosome membranes different from the other membranes in a mammalian cell because membranes lysosomes would be more fluid. Suggest why the lower concentration of cholesterol in lysosome membranes would help lysosome carry out their function. What is the function of lysosome? क्या होता है lysosome के अंदर? क्या चीज इनक्लोज्ड होती है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स के अंदर? एंजाइम्स होती हैं। तो अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में लाइजो सॉरी हमारे पास अगर लाइसोसोम्स की फ्लूइडिटी ज्यादा है, so how is that facilitating their function? How is a more fluid membrane of lysosome helping lysosome in carrying out their functions? हमारे पास अगर मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड है तो उसकी अक्रॉस मूवमेंट आसान होगी कि मुश्किल होगी? इट वुड बी इजियर। तो हमारे पास क्या कहती है लाइसोसोम, क्या करती है लाइसोसोम जो है वो फ्यूज करती है ना हमारे पास फेगोसोम्स के साथ। डज दैट हैपन? डज इट बाइंड टू द फेगोसोम्स? फेगो लाइसोसोम बनाती है। तो अगर हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन फ्लूइड है ज्यादा, तो हमारे पास वो फ्यूजन आसान नहीं हो जाएगी? We would say more fluid membrane makes the fusion of lysosome with phagocytic vesicles easier. Makes fusion of lysosomes easier with the phagocytic vesicle. The enzyme alpha. Okay. हमारे पास answer, do you agree that a more fluid membrane is easier to fuse with anything? एक चीज है वो ज्यादा फ्लूइड है, उसकी फ्यूजन आसान है। हमारे पास लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? वो फेगोसिटिक वेसिकल के साथ आके फ्यूज करते हैं। अगर हमारे पास लाइसोसोमल मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड होती यानी कि रिजिड होती, तो क्या हमारे पास फ्यूजन एक रिजिड चीज की दूसरी चीज के साथ आसान होती है?
एक रिजिड चीज की क्या कहती हैं फ्यूजन विद अनदर थिंग आसान होती है। आप एक जेली लो और उस जेली को फ्यूज करो क्या कहते हैं दूसरी जेली के साथ, तो हमारे पास वो फ्यूजन आसान हो जाएगी बिकॉज दोनों ही फ्लेक्सिबल है, दोनों ही फ्लूइड है। अगर आप एक स्टोन को, बल्कि स्टोन इज वुडंट बी द राइट एग्जांपल, हाँ आप दो स्टोन्स को क्या कहते हैं आपस में फ्यूज करने की कोशिश करोगे, वो रिजिड इन नेचर होगी, क्या वो आपस में फ्यूज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो एक मोर फ्लूइड चीज की फ्यूजन with another thing is easier. So if the membrane of lysosomes is becoming more fluid, has an increased fluidity, its fusion would be easier with another membrane. ठीक है? The enzyme alpha galactosidase is present in lysosomes. Students investigated the effect of substrate concentration on the rate of reaction catalyzed by alpha galactosidase at pH 4.5 and at pH 5.9. The results are shown in figure 4.1. So pH 5.9 का हमारे पास ये ग्राफ है और pH 4.5 का हमारे पास ये ग्राफ है। Determine the Michaelis-Menten constant Km for alpha galactosidase at pH 4.5 using the data in figure 4.1. इसका 4.5 का हमें निकालना है Km. Km क्या होता है? Km is substrate concentration at Vmax upon 2. इसका Vmax क्या है? 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9. What would be the half of 5.9? Let's calculate. 5.9 divided by 2 would be 2.95. 2.95 would be somewhere here. Which is basically, एक सेकेंड मैंने 5.9 किया, सॉरी सॉरी, हमें pH 5 4.5 पे निकालना है। माय बैड, आई एम रीडिंग द रॉन्ग ग्राफ, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। 4.5 का ये वाला ग्राफ है। सो 4.5 का जो Vmax है दैट इज 2.8। 2.8 का हाफ होगा आपका 1.4। 1.4 would be this and this, which is 120. So 120 micromole per dm cube. With reference to figure 4.1, describe the differences in the results at pH 4.5 and pH 5.9 and suggest explanations for the differences. पहले हमें describe करना है ग्राफ को। डिस्क्राइब में हमें जो नजर आ रहा होता है हम वो लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन में हम बेसिकली बायोलॉजिकल क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उस डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट करेंगे। तो हमें नजर क्या आ रहा है? नजर हमें क्या कहते हैं ये आ रहा है pH 4.5 एंड pH 5.9 के दरमियान that at all substrate constant at pH 5.9 at different substrate concentrations the rate of reaction is higher in comparison to the rate of reaction at the same substrate concentrations when occurred at pH 4.5. ऐसा क्यों है? गिव मी एक्सप्लेनेशन। हमारे पास सेम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट पीएचएस पर डिफरेंट क्या कहती हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्यों आ रहा है? Give me the reasoning for the answer for the description. देखो हमारे पास, मुझे बताओ 300 अगर हम चलो इधर ही देख लें 120 पे देखो, यहाँ पर हमारे पास जब 120 है तो एक पे हमारे पास pH 4.5 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज 1.4, बट हमारे पास pH 5.9 पे उसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर क्या कहते हैं 2.4 है।
Why is that happening? हमारे पास सेम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्यों है? Yeah, the rate of reaction is greater at 5.9, whereas it is lesser at the same substrate concentration for 4.5. That is your description. The explanation would be हमारे पास जो enzymes हैं, they are pH sensitive. हर enzyme का अपना एक optimum pH होता है. At 4.5 pH, the shape of the active site of the enzyme wouldn't be as complementary to the substrate as the active site would be to the substrate at 5.9. हमारे पास एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव होती हैं, वो अपने ही पीएच पर क्या कहते हैं अच्छे से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बना पाती हैं, अदरवाइज उनका क्या कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. हम जब पीएच वाला ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं जैसे ही पीएच चेंज हो रहा होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में डिप क्यों आ रहा होता है डिफरेंट पीएचएस अदर देन द ऑप्टिमम पीएच. उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट से सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्टिमम पीएच पर ही होती है. अदरवाइज एट डिफरेंट पीएच it is not as complementary to the substrate as it is as it is at the optimum pH. So we would say rate of reaction is greater at pH 5.9 at all substrate concentrations in comparison to pH 4.5. ठीक है. अब हमारे पास इफ यू वांट टू कोड द डेटा, आपको कोई पॉइंट का देखो, हमेशा डेटा कोड करने के ना अलग से पॉइंट्स होते हैं मार्क स्कीम में. सो आई वुड ऑलवेज से इफ देयर इज अ ग्राफ गिव वन कोटेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द ग्राफ. तो किसी भी पॉइंट का या तो आप उनके वीमैक्स कंपेयर कर लो कि वीमैक्स कौन से सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर रीच कर रहा है, या वीमैक्स की जो वैल्यू है वो दोनों की डिफरेंट है. तो हमारे पास एक का जो वीमैक्स है वो क्या है 5.9 है, एक का वीमैक्स और दूसरे का वीमैक्स क्या है 2.8 है. So the Vmax of both of the enzyme for क्या कहते हैं what happened to the recording? The recording is on. I think it's on, right? हाँ, it's on. Vmax reached by the enzyme at pH 5.9 is 5.9 p mole per minute, whereas the Vmax at pH 4.5 is 2.8 mmol per minute. ये आपकी क्या हो गई डिस्क्रिप्शन हो गई. ये आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन दी है, आपने फिगर से अपनी क्या कहता है इंफॉर्मेशन दी है. ये सीमन. Miss, I don't understand the second point, the Vmax reached by the enzyme. Okay, so the Vmax is basically your maximum rate of the reaction or the maximum velocity of the reaction. क्या हमारे पास दोनों का Vmax जो है जो maximum rate attain कर रहे हैं वो सेम है या वो different है? Is it same or is it different? It's different. So if it is different, we can see that on the graph, right? Is that something we can see and describe from the graph? Yeah, we can. We would say that the maximum velocity or the maximum rate of the reaction reached at different pH is also different, and you can give the exact data values for the graph. सही है? Clear हो गया? Do we have to give the exact values or we can just like estimate it or something?
गिव द एग्जैक्ट वैल्यूज इफ द एग्जैक्ट वैल्यूज आर, देखो हमेशा हमारे ना मार्किंग पॉइंट जो होता है उसपे ग्राफ की एग्जैक्ट डेटा कोड करने के आपको 1 या 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं. सो इट इज, these are easy marks which you can literally get from the graph. So I always suggest that Okay. whenever there is a described question, do add a data quotation from the graph because that is 1 mark that you know you will secure. ठीक है. So अगर आपने सही Okay. से किया होगा, सही से वैल्यूज कोट की होंगी, तो आपको सिंपली वो मार्क मिल जाएगा. Now let's Okay. give the ठीक है शिव. explanation for this. Okay, ठीक है. Explanation क्या होगी? That हमारे पास the active site is more complementary to the substrate at pH 5.9 in comparison to pH 4.5. Therefore, more enzyme substrate complexes are formed at pH 5.9 and thus the rate of reaction is greater at pH 5.9. The active site of the enzyme is more complementary to the substrate at pH 5.9. So more ES complexes are formed. Thus, greater rate of reaction is observed. Next question. Telomeres are the lengths of DNA that consist of repetitive nucleotide sequences. Telomeres are present in eukaryotic chromosomes. Outline the role of telomeres in eukaryotic chromosomes. So basically, हमारे पास जो telomeres होती हैं, they do not contain any genes. So they are present at the ends of their DNA to ensure that every time when the DNA replicates and some part of the ends of the DNA is lost, we're not losing the gene. So basically, telomeres prevent the loss of genes from the DNA because every time the DNA replicates, some part of the ends is not replicated. Instead of the genes, the telomeres are lost, thereby allowing DNA replication to occur multiple times. Is this clear? Any questions? Please be very mindful कि question आपका telomeres के बारे में है या telomerase के बारे में. Telomeres हमारे पास different होती है, telomerase different होती है. Telomerase is basically the enzyme which adds the lost telomeres back onto the DNA so that we never run short of telomeres, and that is why this would ensure that the cells never stop replicating or undergoing mitosis. ठीक है? अक्सर बच्चे टेलोमेर और टेलोमेरेज में कंफ्यूज हो जाते हैं. बी माइंडफुल ऑफ दैट. Figure 5.1 shows part of the telomere nucleotide sequence in one of the DNA strand. Scientists have found that the DNA in telomeres can be transcribed to produce RNA known as TERA. So ये हमारे पास telomeres का एक sequence है and scientists ने discover किया है कि हमारे पास क्या कहते हैं, टेलोमेर्स का जो डीएनए है इट कैन बी ट्रांसक्राइब, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है.
और जब ये ट्रांसक्राइब होता है उससे जो आरएनए प्रोड्यूस किया जाता है उस आरएनए को हम टेरा बुलाते हैं. Tera is transcribed from the DNA nucleotide sequence shown in figure 5.1, complete figure 5.2 to show the six bases in the RNA sequence of Tera. So U, U, A, G, G, G. Okay. ये आ गया आपका RNA view. Figure 5.3 is a diagram showing DNA triplet. Sorry, figure 5.3 is a diagram showing DNA triplet codes on the non-transcribed strand of a gene and the amino acids coded by the triplets. The bases in the center of the diagram represent the first base in a triplet. Dipeptides are sometimes translated from tera-RNA. Use figure 5.3 to state the two amino acids in the dipeptide translated from tera-RNA. What's going on in the chat? Is there something that's confusing you guys? Yes, Ikra. Hey, why would you think, like, are you for, did you actually think that, Ikra? Seriously? I have never heard a guy called Eamon. All the Eamons I know are girls. Never heard a guy named Eamon. Okay, chalo, back to this. Eamon is perpetually shocked by this information. She is more shocked than Ikra is after discovering that Eamon is not a guy but a girl. Anyways, let's come back to this, guys. जल्दी से करो मेरा के कहते हैं आंखें जवाब दे रही हैं. We need to get done with this fast. Figure 5.3 is a diagram showing DNA triplet codes in the non-transcribed strand of a gene and the amino acids coded by the triplets. The bases in the center of the diagram represent the first base in a triplet. Dipeptides are sometimes translated from tera-RNA. Use figure 5.3 to state the two amino acids in the dipeptide translated from the tera-RNA. AATCCC. AATCCC. We have to see इन दोनों से क्या कहते हैं कौन सा अमीनो एसिड बनेगा. This is the first triplet. This and this. So इससे क्या बनेगा? Asparagine बनेगा. एक सेकेंड. Give me a second. I'm trying to figure out two amino acids in the dipeptide translated from tera-RNA. Tera-RNA is this ना AATCCG. AATCC मैंने सही लिखा है ना मैंने कोई गलती तो नहीं की. Right, it's fine. Then we have triple C. Triple C से हमारे पास proline बनेगा. Is this clear? Any questions? Okay, scientists have discovered that Tera interacts with genes in stem cells. Increased concentration of Tera in stem cells result in a large increase in the number of genes that are transcribed. Suggest the result of the large increase in the number of genes that are transcribed in stem cells. अगर हमारे पास stem cells में ज्यादा genes transcribe होंगी तो क्या होगा?
मोर सेल डिफरेंशिएशन होगी, मोर माइटोसिस होगा। आई डोंट थिंक सो माय हाँ ग्रोथ ऑफ, देखो हमारे पास वी आर नॉट श्योर दैट whether this is triggering mitosis. They're saying कि हमारे पास genes transcribed होंगी, right? ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? डीएनए बनता है कि प्रोटीन्स बनता है? What does transcription lead to? एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है फिर? प्रोटीन्स बनता है। सो अगर हमारे पास कहीं पर भी ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? और प्रोटीन्स, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली जब हम माइटोजन वाला सवाल कर रहे थे, माइटोजन वाले सवाल में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि माइटोजन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, माइटोजन क्या करते हैं, वो सेल को आई थिंक सो G1 से S फेज में प्रोग्रेस करवाते हैं। सो पीपल गेट कंफ्यूज कि अगर माइटोजन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट सेल से क्या होगा। एंड देव गिवन अ डिस्क्रिप्शन कि माइटोजन G1 से S फेज में प्रोग्रेस करवा रहे हैं, तो अगर ज्यादा माइटोजन बनेंगे तो ज्यादा G1 से S फेज में जाएंगे आपके सेल। सिमिलरली अगर ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास इंक्रीज होगा इन द नंबर ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म्ड। Last question. I can't wait for this paper to get over because I'm so tired. Monoclonal antibodies can be used in the treatment of disease. Describe how monoclonal antibodies are produced using the hybridoma method. Guys, we know this. I want you guys to tell me. This is no rocket science. This is all ratta. It's very easy. जल्दी से giving you guys 5 minutes. 5 minutes से मुझे complete paragraph चाहिए, और मुझे किसी की कोई गलती नहीं चाहिए, because ये बहुत आसान है. Please. Giving you guys 5 minutes, write this answer in the chat box and write it in paragraphs, because मुझे क्या कहते हैं, मुश्किल होती है फिर टुकड़े टुकड़े पढ़ने में.
Okay, let me read the answers. Rabbit or mouse plasma is used. Plasma cells is used to censor the pathogen in rabbit, allows sufficient time for plasma cell production, then extract. Achha, Ansel, you don't have to write plasma cells at the beginning. Just write that. Start your answer from insert the pathogen against which we need antibodies in the rabbit or the mouse. Allow sufficient time for plasma cell production, then extract plasma cells from spleen. Fuse plasma cells with myeloma cells to form hybridoma cells. Select the clone of hybridoma cells and then culture them in large fermenter. Once you've cultured them in large fermenter, then isolate the monoclonal antibodies which you require. So yeah, pretty much it. We've talked about the injection of antigen or the pathogen. इम्यून रिस्पॉन्स के लिए सफिशिएंट टाइम भी आपने दे दिया है. स्प्लीन से क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स आपने निकाल दी हैं, फ्यूजन करवा दी है. ठीक है, करेक्ट. यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दिस. गुड जॉब. What about a mouse is injected with antigen to stimulate antibody production, and a few days later, the lymphocytes are extracted from the mouse's spleen. Okay, the mouse cells and tumor cells are mixed together. Tumor cells के बजाय right cancerous B cells लिख दो, tumor cells ना लिखो. मतलब ठीक है, क्या tumor cells भी लिख दो चलेगा. I don't think so they'll do a problem with that. Tumor cells is fine to form hybridomas. The hybridomas are screened for production of the antibody being made, and the specific ones can be isolated. Perfect. You will also get full marks, Huma. First, inject the pathogen into a mouse or any small animal. Give it some time to produce plasma cells against the antigen. Then extract the plasma cells from the spleen of the small animal, and then you fuse the cells with the myeloma cells in the presence of fusogen. Yeah, fusogen is correct, Ayman. To form hybridoma cell, then you can select the clone of the desired cells, producing desired antibodies. That's good. Perfect. All of you get full marks. Good job, guys. अच्छा जी. Abiximab, yeah, ABCIXIMab, whatever this is a drug developed from a monoclonal antibody. Abciximab is used to prevent blood clotting in the coronary arteries in people with coronary heart disease. Abciximab, whatever this name is, I can't pronounce, prevents blood clotting by stopping structures called platelets from binding together. Figure 6.1 shows platelets and abciximab in a coronary artery. तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेटलेट है. दिस इज योर प्लेटलेट. सही है जी. और ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एंटीबॉडी होगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. स्टेट द एरर फिगर 6.1 दैट रिप्रेजेंट्स द टारगेट एंटीजन फॉर एपेक्सिक्सीमैब. एपेक्सिक्सीमैब बाइंड्स टू प्लेटलेट. अच्छा, आप कैम्ब्रिज वाले थोड़े से वियर्ड हैं, मुझे नहीं पता वो इतने वियर्ड क्यों हैं. अब आप अगर एंटीजन बाइंडिंग साइट देखो तो एंटीजन बाइंडिंग साइट की शेप कुछ ऐसी है. एंड वो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है उसको इस एंटीजन के साथ बाइंड करना चाहिए, मगर इस एंटीजन का उन्होंने कोई लेबल दिया नहीं है. मेरी आंखों और मेरी अक्ल के हिसाब से इस शेप और इस शेप से तो कहीं से भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है एंटीजन बाइंडिंग साइट. लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्री है या बाइंड करेगी प्लेटलेट्स के साथ, तो प्लेटलेट्स के सरफेस पर जो भी आपको एंटीजन दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज ने एक्सेप्ट कर लिया है. आप एस या टी लिखोगे एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि दे शुड हैव गिवन अ लेबलिंग फॉर दिस बिकॉज दिस इज लिटरली व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. बट Cambridge is sometimes weird. I can't do much about it. I can't change the paper. So just write anything other than S or like just write S or D and you will get your mark. ठीक है. I would have been thinking in the exam as well. I would have been so confused because I would have been like, yeah, ये triangle से complementary इन्होंने क्या दे दिया है? But my closest choice would have been S because I think so ये फिर भी इससे bind कर सकता है. T से तो नहीं bind करता हुआ मुझे नजर आ रहा because T is round and your antibody is pointed. It is not round. So yeah, I would have gone with S, not with T वैसे. The constant region of abciximab, तो constant region तो हमारे पास ये है Q. So this is Q, one of the antigen binding sites. So antigen binding site हमारे पास क्या है, R है. R is your antigen binding site. So Q and R. सही है.
Last part, and we're done for the day. Alhamdulillah. Coronary arteries supply oxygenated blood to the cells of the heart. The passage outlines the cardiac cycle of the heart and the structures in the heart that control the cycle. Complete the passage using the most appropriate scientific terms. The sinoatrial node is located in the wall of the dash right atrium. One of the four chambers of the mammalian heart. Electrical impulses from the sinoatrial node reach the AV node, which transmits impulses towards the apex of the heart along a series of specialized muscle fibers called. What are the muscle fibers? Guys, come on, hurry up, answer. What? Purkinje tissues. Yes. Purkinje fibers or Purkinje tissues. Pressure increases in the ventricles when they contract in the state of cardiac cycle known as, so when the ventricles are contracting, उसको हम क्या बुलाते हैं? Ventricular systole बुलाते systole, not diastole, it is systole. Ventricular systole, not just systole, ventricular systole would be the answer. Okay, great. I'm gonna send this paper. I don't have it in me to write this answer, or if you wrote it correctly, I'll just simply write refer to notes because I'm so tired. I don't want to write this answer. ठीक है? Otherwise, we're done with this paper. I'm gonna share this in the group. Say anything else? Yeah, all I want is sleep now. You guys are welcome. You guys are welcome. If there is any query, any confusion, feel free to message me. I'll try to be as online, as available, as prompt as I can be in the next 36 hours or so. Best of luck. My well wishes and my duas are with you guys. Take care and rest well. Do not compromise on your sleep. Do not compromise on your wealth, health. I'm so done that I'm saying do not compromise on your wealth as well. But to build your wealth, you'll have to get good grades. So get good grades, make me proud, and yeah, take care. Allah Hafiz. Best of luck. You all are very much welcome. Oh, I love you guys too. Allah Hafiz.